दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हुए हैं। आइंस्टाइन ने हमें टाइम का मतलब समझाया, न्यूटन ने ग्रेविटी समझाई, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई इन सब से अलग थे। क्यों? क्योंकि बाकी साइंटिस्ट्स के पास रिसोर्सेज थे, लैब्स थीं, फंडिंग थी। विक्रम साराभाई के पास क्या था? एक टूटा हुआ चर्च, एक बाइसिकल, एक बैलगाड़ी और एक सपना। आज जब हम इसरो के रॉकेट्स को आसमान चीरते हुए देखते हैं तो हमें लगता है ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है, लेकिन इसकी शुरुआत टेक्नोलॉजी से नहीं, ह्यूमैनिटी से हुई थी। ये उस आदमी की कहानी है जिसने दुनिया को गलत साबित किया। वेस्टर्न मीडिया कहता था, इंडिया जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत, इन्हें पहले टॉयलेट और सड़क बनानी चाहिए। साराभाई का जवाब था, अगर हम स्पेस में नहीं जाएंगे तो हम हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि स्पेस अमीरों का खिलौना नहीं, गरीबों का हथियार यानी वेपन है। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, मैनेजर थे और कला प्रेमी यानी आर्ट लवर थे। वो 38 इंस्टीट्यूशंस के पिता थे। वो एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु थे। वो इंडिया के द विंची थे। आइए पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं 1919 के अहमदाबाद में। चैप्टर 1, द क्रेडल ऑफ जीनियस, द रिट्रीट। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ। उनके पिता अंबालाल साराभाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बादशाह थे। उनका घर द रिट्रीट अहमदाबाद का सबसे बड़ा मैंशन था, लेकिन ये घर कम और यूनिवर्सिटी ज्यादा था। विक्रम का बचपन नॉर्मल नहीं था। उनके घर पर डाइनिंग टेबल पर कौन बैठता था? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सीवी रमन। विक्रम इन लोगों की गोद में खेलकर बड़े हुए। जब वो 5 साल के थे तो उन्हें पॉलिटिक्स, आर्ट और साइंस की बातें सुनाई देती थीं। उनकी मां सरला देवी ने उन्हें मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाया, जो उन्होंने घर में ही खोला था। यहाँ विक्रम ने सीखा कि सवाल पूछना यानी क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा गुण है। उनके पास फैक्ट्री संभालने का ऑप्शन था। ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन विक्रम का दिल फैक्ट्री के शोर में नहीं, आसमान की खामोशी में लगता था। वो घंटों टेलीस्कोप से जुपिटर और सैटर्न को देखते थे। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए फिजिक्स पढ़ने। वहां उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम किया, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। ये वापसी इंडिया के लिए ब्लेसिंग बन गई, क्योंकि इंडिया आकर उन्होंने ज्वाइन किया IISc बैंगलोर, जहां उनकी मुलाकात एक और पागल जीनियस से हुई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से। चैप्टर 2, द कॉस्मिक पार्टनरशिप, साराभाई एंड भाभा। ये दोस्ती ऐतिहासिक थी। इमेजिन कीजिए, बैंगलोर के कैंपस में 2 नौजवान घूम रहे हैं। एक होमी भाभा जो अग्रेसिव हैं, वेस्टर्न स्टाइल में रहते हैं और मानते हैं कि एटम बॉम्ब इंडिया की ताकत बनेगा। दूसरे विक्रम साराभाई जो शांत हैं, खड़ी पहनते हैं, गांधीवादी हैं और मानते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया की गरीबी मिटाएगी। दोनों अलग थे, लेकिन दोनों का मकसद एक था, इंडिया को सुपर पावर बनाना। इन दोनों ने आपस में फ्यूचर बांट लिया। भाभा ने कहा, मैं जमीन के नीचे की ताकत यानी न्यूक्लियर संभालूंगा। साराभाई ने कहा, मैं जमीन के ऊपर की दुनिया यानी स्पेस संभालूंगा। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पहला काम साराभाई ने किया, PRL बनाना। उन्होंने अपने पिता से पैसा नहीं मांगा, उन्होंने दोस्तों से चंदा इकट्ठा किया, अपने घर के एक कमरे में लैब बनाई। उनका रिसर्च टॉपिक था कॉस्मिक रेज, वो किरणें जो यूनिवर्स के किसी कोने से आती हैं और अर्थ पर गिरती हैं। साराभाई जानना चाहते थे कि ये यूनिवर्स बना कैसे है, सूरज का असर धरती के मौसम पर क्या होता है। ये इसरो की पहली ईंट थी। चैप्टर 3, द मैनेजर एंड द विजनरी, बियॉन्ड साइंस। साराभाई सिर्फ लैब में बंद रहने वाले साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक कमाल के मैनेजर थे। जब उनके परिवार की टेक्सटाइल मिल्स में मॉडर्नाइजेशन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अतीरा यानी अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन बनाया। उन्होंने साइंस का यूज करके कपड़ा बनाने की टेक्निक बदल दी। उन्होंने देखा कि इंडिया में बिजनेसेस तो हैं, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं हैं, सिर्फ सेठ जी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ कोलैबोरेशन किया और बनाया IIM अहमदाबाद। वो उसके पहले डायरेक्टर बने। उनका लॉजिक था, अगर साइंटिस्ट को मैनेजमेंट नहीं आता तो वो कभी बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसी दौरान उनकी शादी हुई मृणालिनी साराभाई से, जो एक वर्ल्ड फेमस क्लासिकल डांसर थीं। साइंस और आर्ट का ये मिलन उनकी जिंदगी में बैलेंस लाता था। चैप्टर 4, द स्पुतनिक शॉक एंड थुम्बा सिलेक्शन। 4 अक्टूबर 1957 रशिया ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया। पूरी दुनिया हिल गई, स्पेस एज शुरू हो गया। अमेरिका और रशिया रेस लगाने लगे। इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने साराभाई को बुलाया। नेहरू ने पूछा, विक्रम, क्या हम पीछे रह जाएंगे? साराभाई ने कहा, नहीं पंडित जी, लेकिन हमें रेस नहीं लगानी, हमें स्पेस का यूज आम आदमी के लिए करना है।
उन्होंने इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई। अब उन्हें चाहिए था एक लॉन्च पैड। रॉकेट कहाँ से उड़ाएं? उन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेशंस किए। उन्होंने देखा कि अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर केरला के ऊपर से गुजरता है। त्रिवेंद्रम के पास एक जगह थी, थुम्बा। ये रॉकेट लॉन्च के लिए दुनिया की सबसे परफेक्ट जगह थी। लेकिन वहाँ एक बड़ी समस्या थी। जिस जमीन को साराभाई ने चुना था, वहाँ हजारों मछुआरे रहते थे और उस जमीन के बीचों बीच एक पुराना चर्च था, सेंट मैरी मैगडलेन चर्च। क्या लोग अपना घर और अपना भगवान एक साइंटिस्ट के लिए छोड़ देंगे? चैप्टर 6, द सर्मन एट द चर्च, द टर्निंग पॉइंट। ये मोमेंट इंडियन साइंस हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट है। विक्रम साराभाई थुम्बा गए। वो वहाँ के बिशप फादर पीटर पेरेरा से मिले। उन्होंने बिशप को समझाया कि ये रॉकेट देश के लिए क्यों जरूरी है। बिशप ने कहा, विक्रम, तुम संडे को मास में यानी प्रेयर में आना। संडे की सुबह चर्च मछुआरों से भरा हुआ था। बिशप पीटर पुलपिट पर गए। उन्होंने साराभाई को अपने बगल में खड़ा किया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, आज हमारे बीच एक साइंटिस्ट खड़ा है। ये कहता है कि इसे हमारा चर्च चाहिए। ये कहता है कि ये यहाँ से आसमान को छुएगा। साइंस सच की तलाश करता है और धर्म भी सच की तलाश करता है। दोनों का मकसद इंसान की भलाई है। क्या हमें इन्हें ये जगह देनी चाहिए? चर्च में खामोशी छा गई। फिर एक आवाज आई, आमीन, यानी मंजूर है। फिर पूरा चर्च गूंज उठा, आमीन। मछुआरों ने अपना घर छोड़ दिया। बिशप ने अपना चर्च दे दिया। अगली सुबह से बिशप का घर वर्कशॉप बन गया। चर्च का प्रेयर हॉल लेबोरेटरी बन गया। जहां मोमबत्ती जलती थी, वहां सोल्डरिंग आयन चलने लगे। कैटल शेड को ऑफिस बनाया गया। इस तरह जन्म हुआ टर्ल्स का, तिरुवेंद्रम इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का। चैप्टर 6, द बाइसिकल रॉकेट, नाइके अपाचे। अब बारी थी पहले रॉकेट लॉन्च की। 21 नवंबर 1963। इंडिया के पास ट्रक्स नहीं थे, क्रेन्स नहीं थीं। रॉकेट के पार्ट्स, कोन और पेलोड को साइकिल पर रखकर चर्च तक लाया गया। रॉकेट की बॉडी भारी थी, उसे बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट पर लाया गया। असेंबली चर्च के अंदर हुई। शाम को 6:25 पर सूरज ढलने के बाद एक लाउड आवाज हुई और थुम्बा के रेत से एक आग की लकीर आसमान की तरफ गई। रॉकेट ने सोडियम वेपर क्लाउड बनाया जो आसमान में ऑरेंज रंग का दिखा। विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम और आर अरावमुदन नीचे खड़े होकर ताली बजा रहे थे। दुनिया के लिए वो एक छोटा साउंडिंग रॉकेट था, लेकिन इंडिया के लिए वो एक ऐलान था कि हम आ गए हैं। चैप्टर 7, फाइंडिंग द मिसाइल मैन, कलाम। साराभाई जानते थे कि बिल्डिंग्स और रॉकेट से इंपॉर्टेंट हैं लोग, पीपल। वो हीरे की परख रखते थे। इनकोस्पार के इंटरव्यूज चल रहे थे। एक लड़का आया था, लंबे बाल, थोड़ा घबराया हुआ। वो इंडियन एयरफोर्स में फेल हो चुका था। साराभाई ने उससे सवाल पूछे। वो लड़का किताबी जवाब नहीं दे रहा था, वो प्रैक्टिकल जवाब दे रहा था। साराभाई ने उसकी आंखों में जुनून यानी फायर देखा। उन्होंने उसे सिलेक्ट किया। वो लड़का था APJ अब्दुल कलाम। साराभाई ने कलाम को अपना शागिर्द बनाया। जब कलाम फेल होते थे यानी SLV प्रोजेक्ट में, तो साराभाई उन्हें डांटते नहीं थे। वो कहते थे, फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सीखो और आगे बढ़ो। उन्होंने कलाम को नासा भेजा ट्रेनिंग के लिए। साराभाई ने ही कलाम को रॉकेट इंजीनियरिंग से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV की तरफ मोड़ा। चैप्टर 8, द विजन, साइट, स्पेस फॉर एजुकेशन। 1960s के एंड में साराभाई ने एक नया सपना देखा। उन्होंने कहा, इंडिया के गांव में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम आसमान में एक सैटेलाइट लगा दें तो हम एक साथ पूरे देश को पढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम था साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। प्लान ये था कि नासा के सैटेलाइट ATS-6 का यूज करके इंडिया के 2400 पिछड़े गांव में टीवी सिग्नल भेजा जाए। उन गांव में बिजली नहीं थी। साराभाई ने वहां बैटरी से चलने वाले टीवी सेट्स चिकन मैश एंटेनास के साथ लगवाए। इन टीवीज पर क्या दिखाया गया? खेती कैसे करें, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, सफाई। किसान जो सदियों से पुराने तरीके यूज कर रहे थे, उन्होंने टीवी पर नई टेक्निक्स देखी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मास एजुकेशन एक्सपेरिमेंट था। साराभाई ने प्रूव किया कि टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ अमीर शहरों के लिए नहीं, बल्कि अनपढ़ गांव वालों के लिए भी हो सकता है। चैप्टर 9, द न्यूक्लियर डिलेमा एंड 1971। 1966 में होमी भाभा की मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अनाथ हो गया। PM इंदिरा गांधी ने साराभाई से कहा, अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी आपको संभालना है। साराभाई के लिए ये मुश्किल था। वो गांधीवादी थे, वो शांति के पुजारी थे।
एटम बॉम्ब उनके उसूलों के खिलाफ था, लेकिन देश के चारों तरफ दुश्मन थे, चाइना, पाकिस्तान। साराभाई ने ड्यूटी निभाई। उन्होंने कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट का काम तेज किया। उन्होंने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज पावर जनरेशन के लिए हो, बॉम्ब के लिए नहीं। हालांकि उन्होंने ही ग्राउंड रेडी किया था, जिस पर बाद में पोखरण टेस्ट हुआ। चैप्टर 10 द लास्ट नाइट इन कोवलम, सस्पिशियस एंड। दिसंबर 1971, बांग्लादेश वॉर अभी खत्म हुआ था, इंडिया जीत चुका था। साराभाई अपने करियर के पीक पर थे। वो रशिया के साथ मिलकर इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च करने का फाइनल प्लान बना रहे थे। 38 दिसंबर 1971, वो थुम्बा गए थे इंस्पेक्शन के लिए। रात को वो कोवलम के हेल्सियन कैसल एक होटल में रुके। उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी से फ़ोन पर बात की। वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने अब्दुल कलाम के साथ डिनर किया और अगले दिन की प्लानिंग की। अगली सुबह 31 दिसंबर, जब स्टाफ उनके कमरे में गया तो वो बिस्तर पर मरे हुए पाए गए। उम्र सिर्फ 52 ईयर्स। ऑफिशियल रीजन कार्डियक अरेस्ट, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनका शरीर जल्दी से अहमदाबाद ले जाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये आज भी एक राज है। होमी भाभा 1966 में गए, विक्रम साराभाई 1971 में गए। 5 साल में इंडिया ने अपने 2 फाउंडिंग फादर्स खो दिए। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि CIA या फॉरेन पावर्स नहीं चाहती थी कि इंडिया स्पेस और न्यूक्लियर पावर बने। सच क्या है, कोई नहीं जानता। चैप्टर 11 द लेगेसी लिव्स ऑन। साराभाई चले गए, लेकिन इसरो नहीं रुका। उनके जाने के बाद सतीश धवन ने कमान संभाली। साराभाई का सपना था आर्यभट्टा, वो 1975 में लॉन्च हुआ। साराभाई का सपना था SLV, वो 1980 में कलाम ने लॉन्च किया। साराभाई का सपना था इनसैट यानी कम्युनिकेशन। आज हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन फ्लीट है। उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया जहां फेलियर को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उससे सीखा जाता है। यही वजह है कि इसरो कम बजट में वो कर दिखाता है जो नासा बिलियंस में करता है। चंद्रयान, मंगलयान, ये सब साराभाई के लगाए हुए पेड़ के फल हैं। कंक्लूजन, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? रिसोर्सेज वर्सेस रिसोर्सफुलनेस। जब रिसोर्सेज नहीं थे तब उन्होंने जुगाड़ नहीं किया, उन्होंने इनोवेशन किया। साइकिल और बैलगाड़ी मजबूरी नहीं, डिटर्मिनेशन थी। इंस्टीट्यूशंस ओवर इंडिविजुअल्स। महान लोग मर जाते हैं, लेकिन महान इंस्टीट्यूशंस जिंदा रहते हैं। उन्होंने अपने पीछे इसरो और IIM छोड़ा, सिर्फ अपना स्टैचू नहीं। विजन विथ अ सोल। साइंस बिना इंसानियत के खतरनाक है। साराभाई ने साइंस को इंसानियत से जोड़ा। सैटेलाइट फॉर फार्मर्स। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमें सिखाया कि सपने देखने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होती, बस गर्दन उठाकर आसमान देखने की हिम्मत होनी चाहिए। आज जब आप गूगल मैप्स खोलते हैं या टीवी पर लाइव मैच देखते हैं या वेदर रिपोर्ट सुनते हैं, तो याद रखिएगा कि ये सिग्नल उस चर्च से आ रहा है जहां एक साइंटिस्ट ने मेहनत की थी। ये थी डॉक्टर विक्रम साराभाई की अनंत गाथा, एक सपना जो सच हुआ। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।